तो यहाँ पर हम बात कर रहे थे फिजिकल बैरियर के बारे में। नंबर 1 हमारा फिजिकल बैरियर है, तो इसमें हम काउंट करते हैं स्किन को और म्यूकस मेम्ब्रेन की काउंटिंग करते हैं, कंसीडर कर लेते हैं इसमें। तो अगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं स्किन के बारे में, तो सबसे पहला जो हमारा इंटरेक्शन होता है पैथोजन से, तो स्किन ही फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहलाता है। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो इसको बोला जाता है फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बोला जाता है। लाइन का मतलब है पहली बार जो हमें सुरक्षा मिल रही, फर्स्ट टाइम जो प्रोटेक्शन मिल रहा है, फर्स्ट जो लाइन है, जो लेयर है जो हमें प्रोटेक्शन दे रही है, तो वो कौन सी है? हमारी बॉडी का स्किन जो है वो हमें प्रोटेक्शन दे रहा है। म्यूकस मेम्ब्रेन की यहाँ पर बात कर लेते हैं कि म्यूकस मेम्ब्रेन जो है, यहाँ पर कई तरीके से म्यूकस मेम्ब्रेन रोल प्ले करता है। सबसे पहली बात यह है कि हमारा जो अगर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, मान लीजिए फूड के थ्रू एंटर कर जाते हैं और ओरल कैविटी के अंदर चले जाते हैं, तो ओरल कैविटी में भी क्या होता है? ओरल कैविटी की अगर बात करते हैं, ओरल कैविटी की बात कर सकते हैं यहाँ पर, या यहाँ पर किसकी बात कर सकते हैं? डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात कर सकते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की, ठीक है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट भी आ जाता है, या यहाँ पर यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट आ जाता है, जेनिटल ट्रैक्ट आ जाता है, या यहाँ पर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट आ जाता है। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की हम बात करते हैं। तो यहाँ पर चाहे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट की बात हो रही हो, चाहे यूरिनोजेनिटल ट्रैक्ट की बात हो रही हो, चाहे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की बात करते हैं, तो यहाँ पर सभी जगह हम क्या देखते हैं? इन तीनों के अंदर अगर हम देखते हैं तो म्यूकस की कवरिंग होती है, यानी कि म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। म्यूकस मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। ये जो म्यूकस की मेम्ब्रेन है, ये क्या करती है? ये माइक्रोब्स को ट्रैप कर लेती है। माइक्रोब्स को क्या करता है? ये माइक्रोब्स को ट्रैपिंग करने का काम करता है। इस तरीके से ये हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है म्यूकस मेम्ब्रेन। हमारे बॉडी के लिए एक प्रोटेक्टिव कवरिंग, एक प्रोटेक्टिव लेयर का काम करने का काम इसका म्यूकस मेम्ब्रेन को होता है, तो इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में हम कंसीडर करते हैं। ओके, नाउ वी मूव टुवर्ड द सेकेंड फिजियोलॉजिकल बैरियर। हम फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में बात करते हैं कि फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या होते हैं, इनके बारे में हम बात करेंगे। फिजियोलॉजिकल बैरियर, सेकेंड जो हमारा बैरियर है उसका नाम है फिजियोलॉजिकल बैरियर। फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में हम बात करते हैं। तो जब हम फिजियोलॉजिकल बैरियर की बात करते हैं, तो यहाँ पर सबसे पहले आप देखते हैं कि हमारा जो स्टमक होता है, और स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता रहता है, और HCl प्रोड्यूस होगा स्टमक के अंदर। इस HCl को कौन प्रोड्यूस करता है? तो कुछ ऑक्सिंटिक सेल्स होती हैं। ऑक्सिंटिक सेल्स जो होती हैं ये प्रोड्यूस करती हैं HCl। ये HCl जो होता है स्टमक के अंदर, जो HCl ये बन रहा है, ये क्या करता है? ये माइक्रोब्स या जर्म्स को किल करने का काम करता है। तो इसको यहाँ पर हम नोट करते हैं। इट प्ले इम्पॉर्टेंट रोल इन किल द जर्म्स और पैथोजन। ये जर्म्स या पैथोजन को किल करने का काम करता है। तो इस तरीके से ये भी एक प्रोडक्शन का वर्क हमें दे रहा है जो फिजियोलॉजिकल बैरियर है। तो HCl को इसमें काउंट कर लेते हैं हम। HCl भी एक प्रोडक्शन प्रोवाइड कर रहा है। दूसरे की अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर जो हमारे टीयर्स होते हैं और जो सलाइवा है, ये दोनों भी प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। ये प्रोटेक्शन देते हैं, पैथोजन को किल करने का काम इनका होता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटेक्शन कैसे देंगे? इनके पास लाइसोजाइम एक एंजाइम होता है, लाइसोजाइम कहते हैं। ये लाइसोजाइम क्या करता है? ये किल कर देता है। ये भी क्या करता है? किल करता है जर्म्स को। एंटीबैक्टीरियल
सबस्टेंस होता है, ये इसको जर्म को किल कर देता है। तो यहाँ पर आपने पढ़ा फिजियोलॉजिकल बैरियर के बारे में। तो आपने पहला बैरियर पढ़ा जिसको हमने फिजिकल बैरियर कहा, वो कंप्लीट होने के बाद में आपने एक सेकेंड बैरियर को पढ़ा जिसको हमने फिजियोलॉजिकल बैरियर कहा। और फिजियोलॉजिकल बैरियर में आपने स्पेशली पढ़ा HCl के बारे में कि HCl कैसे रोल प्ले करता है, पैथोजन को कैसे किल करता है। अगर मान लीजिए आप फूड इंटेक कर रहे हैं और फूड इंटेक करने के साथ में कोई पैथोजन एंट्री कर जाता है ओरल कैविटी से होते हुए और वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट तक पहुंच जाता है और स्टमक के अंदर अगर पहुंचता है तो उसके लिए नेचर ने क्या मैकेनिज्म बना रखी है, स्टमक के अंदर HCl प्रोड्यूस होता है जिसको ऑक्सेंटिक सेल्स प्रोड्यूस कर रही हैं और वो पैथोजन को किल कर देता है। उसके अलावा अगर देखें तो टीयर्स और जो सलाइवा होता है तो इनके अंदर भी लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है जो कि जर्म्स को किल करने में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लेट कम टुवर्ड द थर्ड बैरियर की ओर बढ़ते हैं हम लोग। और थर्ड बैरियर में हमने आपको बताया था कि इसमें सेलुलर बैरियर के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड बैरियर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पर सेलुलर बैरियर जो है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सेलुलर बैरियर, तो सेलुलर बैरियर में आप जानते हैं कि सेलुलर बैरियर, सेलुलर वर्ड का मतलब क्या है कि सेल है, यानी कि ऐसी कुछ सेल्स होंगी जो रोल प्ले करेंगी, जो पैथोजन को किल करने में रोल प्ले करेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इनका क्लासिफिकेशन कर दें तो उससे बहुत ही इजीली आप इसको समझ सकते हैं। तो कुछ सेल्स ऐसी पाई जाती हैं बॉडी के अंदर जिनको बोला जाता है नॉन फैगोसाइटिक सेल्स, नॉन फैगोसाइटिक सेल्स। जबकि कुछ सेल्स ऐसी पाई जाती हैं जिनका नेचर फैगोसाइटिक होता है, फैगोसाइटिक नेचर होता है सेल का। अब ये ऐसी कौन कौन सी सेल हैं जो फैगोसाइटिक नेचर की हैं, इनके बारे में हम बात कर लेते हैं, वन बाय वन करके बात करेंगे। तो नॉन फैगोसाइटिक सेल का अगर यहाँ पर एग्जाम्पल लेकर के मैं बात करूँ तो यहाँ पर एक नेचुरल किलर सेल का नाम आता है, नेचुरल किलर सेल, जिनको NK सेल्स भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यानी कि हमारे पास दो टाइप की सेल हो गई, एक सेल को हमने क्या बोल दिया, नॉन फैगोसाइटिक सेल्स, और दूसरी सेल को हमने बोला है फैगोसाइटिक सेल्स। तो नॉन फैगोसाइटिक सेल की जब हम बात करते हैं तो इसमें हमने एक एग्जांपल लिया है नेचुरल किलर सेल का। जबकि फैगोसाइटिक सेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कुछ सेल्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पर जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर मोनोसाइट सेल्स होती हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, ठीक है। और दूसरा जो सेल्स होता है न्यूट्रोफिल्स बोलते हैं। क्या कहते हैं, इस सेल का नाम क्या है, न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल जो सेल्स होती है वो स्मॉल सेल है लेकिन इसका नेचर फैगोसाइटिक सेल्स है। तो ये इसका दूसरा नाम भी एक दिया है, NCERT में गिवन है, PMNC इसको बोलते हैं। तो इस PMNC का मतलब क्या है, इस PMNC का मतलब क्या होता है, इस चीज को यहाँ पर समझेंगे। इसका मतलब है यहाँ पर पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल, पॉलीमॉर्फो न्यूक्लिएटेड सेल बोलते हैं। और मोनोसाइट ही आगे चल करके ये डेवलप होती हैं और मोनोसाइट से ही क्या बन जाता है, डेवलप करके बना लेती हैं मैक्रोफेज। क्या बनाती है, मैक्रोफेज सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। तो मैक्रोफेज और न्यूट्रोफिल दोनों मिलकर के क्या करती हैं, पैथोजन को किल करने का काम करती है। पैथोजन को किल करने का काम होता है, इन्हीं से क्या होते हैं, पैथोजन को किल कर दिया जाता है। माइक्रोफेज सेल की एक विशेषता होती है कि ये एक साथ में कई सारे पैथोजन पे अटैक करके उसको खत्म कर देती है, जबकि जो न्यूट्रोफिल सेल्स होती हैं वो स्मॉल सेल होती हैं, वन बाय वन करके अटैक करती हैं और खत्म करती हैं। तो इस तरीके से आपने इसके बारे में देखा कि कौन कौन सी सेल फैगोसाइटिक नेचर की हैं और कौन कौन सी सेल नॉन फैगोसाइटिक नेचर की हैं और किस तरीके से रोल प्ले करती हैं। ये सेल जो होती हैं वो ब्लड में पैथोजन को सर्च करती रहती हैं कि कहाँ पर पैथोजन है,
ठीक है, तो इनको सोल्जर भी कहा जाता है। तो एक जगह से दूसरी जगह तक ब्लड में सर्च करती रहती हैं। अगर इनको कोई फॉरेन पैथोजन दिखता है तो उसको एंगल्फ करने का काम इनका होता है। ये उस पैथोजन को क्या कर सकते हैं, इस पैथोजन को इनके द्वारा क्या कर लिया जाएगा, इनके द्वारा इसको एंगल्फ कर लिया जाता है और वी कैन से ईट कर लिया जाता है, खा लिया जाता है, इनका भक्षण कर लिया जाता है। तो इस तरीके से आप इसके बारे में पढ़ रहे हैं। तो हमारे बॉडी के अंदर और भी कुछ चीज़ें होती हैं, उनको भी बात करते हैं हम। जैसे कि कुछ और भी रिस्पॉन्सेज हमारे बॉडी के द्वारा दिए जाते हैं। जैसे कि अगर हम सबसे पहले रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज की बात करते हैं। ये इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज कैसे होते हैं, किस तरीके से हमारे बॉडी में रोल प्ले करते हैं, किस तरीके से बॉडी को प्रोटेक्शन देते हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर मान लीजिए हमने एक टिश्यू बना दिया और ये टिश्यू में क्या हो गया, इंजरी हो गई है। तो इंजरी होने से इसकी कुछ साइड खुली है, यहाँ पर मान लीजिए, और यहाँ पर ये बैक्टीरिया आ रहे हैं। यहाँ से मान लीजिए बैक्टीरिया एंटर कर जाते हैं, ये बैक्टीरिया एंटर कर गए और मान लीजिए यहाँ पर ये बैक्टीरिया बॉडी के अंदर आ गए। ठीक है, अब इसके बाद में इसको हम नोट कर लेते हैं क्या है ये, इसको बोलते हैं इंजर्ड पार्ट, इंजर्ड पार्ट ऑफ बॉडी या टिश्यू, और टिश्यू इंजर्ड टिश्यू है या बॉडी का कोई पार्ट जो इंजर हो गया। अब इसके बाद में होता क्या है कि यहाँ पर ये इंजर्ड हो जाने के बाद में क्या होता है, यहाँ पर कुछ सेल्स होती हैं, एक्टिवेट हो जाती हैं, और एक्टिवेट होने के बाद में क्या होता है कि यहाँ पर एक मास्ट सेल होता है। वो मास्ट सेल क्या करते हैं, एक केमिकल रिलीज करते हैं। मास्ट सेल क्या करते हैं, एक केमिकल रिलीज कर देते हैं, और इस केमिकल का नाम होता है हिस्टामीन या हिस्टामाइन। ये केमिकल क्या है, हिस्टामाइन है। मान लीजिए बहुत सारा केमिकल ये है, ये रिलीज हो गया। अब ये केमिकल जो हिस्टामाइन होता है, जैसे ही मान लीजिए यहाँ पर क्या है, एक ब्लड वेसल्स है, और ये ब्लड वेसल्स क्या हो गई, यहाँ से क्या हो गया, इसमें इस केमिकल ने इस पे एक्ट किया ब्लड वेसल्स पे। तो हिस्टामाइन का नेचर होता है कि ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देता है, ये जो ब्लड वेसल्स है इन ब्लड वेसल्स में डायलेशन कर देता है। तो यानी कि ब्लड वेसल्स में क्या हो जाता है, डायलेशन हो जाता है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि हिस्टामाइन किसका काम कर रहा है, एक वैसोडाइलेटर का काम करता है। इट एक्ट एज वैसोडाइलेटर, वैसोडाइलेटर। डाइलेटर। तो हिस्टामाइन जो केमिकल होता है एक वैसोडाइलेटर का काम करता है, जिससे हमारी जो ब्लड वेसल्स होती है वो स्ट्रेचिंग आ जाती है उसमें, और इसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल होता है, इसके अंदर जो फ्लूइड मटेरियल है वो आउटर इन्वायरमेंट में फ्लूइड रिलीज हो जाता है। यहाँ पर इस तरीके से निकल करके बाहर आ जाता है वैसोडाइलेशन की वजह से। ये इस तरीके से आ गया यहाँ पर, और इस तरीके से क्या होता है, इसकी स्वेलिंग हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर कुछ WBCs प्रेजेंट होती हैं, यहाँ पर कुछ WBCs सेल्स प्रेजेंट हैं। दीज आर द WBCs। तो ये जब डायलेशन हो जाता है ब्लड वेसल्स का तो ये बाहर निकल जाती हैं और कुछ इस तरीके से अपना मूवमेंट करती हैं। तो इनका इस तरीके का जो मूवमेंट होता है ये अमीबॉइड मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अमीबॉइड मूवमेंट ऑफ WBCs। तो ये WBCs का जो अमीबॉइड मूवमेंट होता है इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डायापेडिसिस बोलते हैं। तो इस प्रोसेस को करते करते ये WBC जो होती हैं यहाँ तक पहुँच जाती हैं, और जाकर के पैथोजन जो हमारी बॉडी में आया है, बैक्टीरिया
या जो भी पैथोजन है उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देती है। ये इसके ऊपर अटैक करती रहती है, अटैक ऑन पैथोजन। कौन अटैक कर रहा है? यहां पर ये WBCs अटैक कर रहे हैं। इन WBCs ने अटैक करना शुरू कर दिया और इनको क्या कर दिया जाता है? WBCs अटैक करके इनको किल कर देता है। तो अगर हमारे किसी बॉडी पार्ट में स्वेलिंग आ रही है या इन्फ्लामेशन आ रहा है तो ये भी एक प्रिवेंटिव मैकेनिज्म है कि यहाँ पर माइक्रोब्स को किल किया जा रहा है, माइक्रोब्स को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, डैमेज किया जा रहा है, और उसमें हमारी जो WBCs हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं कि नेचर ने किस तरीके से हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन करने के लिए कौन कौन सा मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर फॉलो किया, अप्लाई किया है कि किस तरीके से बॉडी के अंदर ये मैकेनिज्म चलती है और इस तरीके से इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेस देखने को मिलते हैं। जब कभी भी चोट लगती है, हमारे कोई टिश्यू डैमेज हो जाता है, इंजरी हो जाती है, तो आप देखते हैं कि तुरंत स्वेलिंग आना स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें भी क्या होता है, हमारी जो मास्ट सेल्स होती हैं वे केमिकल रिलीज करती हैं जिसको हम हिस्टामाइन कहते हैं। ये हिस्टामाइन केमिकल ही क्या करता है, स्वेलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको डायलेट कर देता है और इस तरीके से मैकेनिज्म स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ तक आपने पढ़ा इसके बारे में। इसके बारे में एक और रिस्पॉन्स देख लेते हैं जिसको बोलते हैं फीवर। ठीक है, फीवर। तो कभी कभी आपने देखा होगा कि कोई भी बैक्टीरियल, वायरल या कोई भी किसी भी टाइप का इन्फेक्शन हो तो उसमें क्या होता है, फीवर आना शुरू हो जाता है। इन एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन, किसी भी टाइप के इन्फेक्शन में क्या होता है, इन एनी टाइप ऑफ इन्फेक्शन फीवर become start in our body due to which body temperature increase, body temperature increase। जब कोई भी इन्फेक्शन हो, किसी भी टाइप का माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है तो बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसी फिनोमिनन को हम फीवर कहते हैं। तो ये फीवर भी क्या है, एक ऐसी फिनोमिनन है जिसके थ्रू बॉडी को क्या मिलता है, प्रोडक्शन मिलता है। बॉडी को क्या मिल जाता है, प्रोडक्शन मिल जाता है। तो एक ये भी फिनोमिनन। तो इस तरीके से आपने इसके बारे में पढ़ा कि फीवर अगर बॉडी की प्रोडक्शन की बात करते हैं, यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो हमारा हाइपोथैलेमस क्या है, हाइपोथैलेमस इज अ सेंटर ऑफ बॉडी टेम्परेचर रेगुलेटर। बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने का काम भी कौन करता है, हाइपोथैलेमस करता है। जब इसके अंदर टेम्परेचर ये बढ़ा देता है, टेम्परेचर जब इंक्रीज हो जाता है, जब क्या हो रहा है, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है तो माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है बॉडी के अंदर, माइक्रोबियल ग्रोथ जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है और भी कैन से प्रिवेंट हो जाए। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए इसमें कि माइक्रोब जो ग्रोथ कर रहे हैं कंटेन एंजाइम, इनके पास एंजाइम होता है विच आर सेंसिटिव टू टेम्परेचर, टेम्परेचर के लिए वो सेंसिटिव हो जाते हैं। जैसे ही टेम्परेचर बॉडी का रेजअप होता है, बढ़ता है, तो इनका ग्रोथ जो होता है वो डाउन हो जाता है और इस तरीके से फीवर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बॉडी को प्रोटेक्शन देने में। इसके लिए कुछ मेडिसिन भी हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एंटीपायरेटिक मेडिसिन यूज करते हैं। एंटीपायरेटिक मेडिसिन यूज इन फीवर which
डाउन द बॉडी टेम्परेचर, बॉडी टेम्परेचर। एग्जाम्पल के लिए अगर हम बात करें तो जैसे हम लोग पैरासीटामोल लेते हैं, पैरासीटामोल, तो यहाँ आपने इस चीज़ के बारे में देखा कि किस तरीके से इन्फ्लामेटरी बैरियर, किस तरीके से फीवर एक बैरियर का काम करते हैं और हमारे बॉडी के अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को प्रिवेंट करने का काम करते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ आपको इतनी समझ में आ रही होगी। और हम लास्ट बैरियर के बारे में बात करेंगे जो फोर्थ बैरियर है, जिसको हमने बोला रखा है साइटोकाइन बैरियर। नंबर 4 पे हम बात करने जा रहे हैं जो इन्नेट इम्यूनिटी का लास्ट बैरियर है, साइटोकाइन बैरियर के बारे में बात करते हैं। ये भी हमारे बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। इसमें मान लीजिए आपके पास एक क्या है, सेल है, और इस सेल में मान लीजिए एक हम बैक्टीरियोफेज का इन्फेक्शन यहाँ दिखाना चाह रहे हैं। ये इस तरीके से ये बैक्टीरियोफेज है, वायरस, और यहाँ पर ये इसके अंदर ये इसका जेनेटिक मटेरियल है, और ये सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस यहाँ पर है, और न्यूक्लियस के अंदर है इसका जेनेटिक मटेरियल। तो यहाँ पर आपने देखा कि ये सेल का क्या है, ये सेल का न्यूक्लियस है, और ये इसका क्या हो गया, ये इसका हो गया डीएनए, जिसको आप जेनेटिक मटेरियल कहते हो, और ये क्या हो गया, ये बैक्टीरियोफेज वायरस है, बैक्टीरियोफेज वायरस है। और बैक्टीरियोफेज वायरस का अपना जेनेटिक मटेरियल है, क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जब ये सेल इन्फेक्टेड हो जाती है तो ये अपना जेनेटिक मटेरियल जो होता है वो यहाँ पर लेके आता है, और अपना जेनेटिक मटेरियल इसके साथ इंटीग्रेट कर देता है, इस डीएनए के साथ। तो ये सेल कैसी हो गई, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल बन गई, वायरस इन्फेक्टेड सेल हो गई। अब ये वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये कुछ केमिकल को रिलीज करती है। यहाँ पर मान लीजिए इस सेल से क्या हो रहा है, कुछ केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, केमिकल रिलीज्ड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल, वायरस इन्फेक्टेड सेल। तो वायरस से जो सेल इन्फेक्टेड हुई है वो क्या कर रही है, केमिकल को रिलीज कर रही है, दैट इज द इंटरफेरॉन। इस केमिकल को क्या नाम देते हैं, इंटरफेरॉन बोलते हैं। ये इंटरफेरॉन यहाँ से रिलीज हो रहा है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए यहाँ पर हमने एक दूसरी सेल बना दी, ये हमारे पास एक दूसरी सेल है, और इस सेल के पास क्या होते हैं, अपने रिसेप्टर लगे हुए हैं, इस सेल के पास अपने रिसेप्टर लगे हुए हैं, और ये वाला जो इंटरफेरॉन है आकर के यहाँ पर बाइंड हो जाता है इस सेल के पास, और ये आकर के यहाँ पर बाइंड हो गया, ये यहाँ पर बाइंड हो गया। यानी कि यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है, ये सेल कैसी हमारे पास है, ये नॉन इन्फेक्टेड सेल, नॉन इन्फेक्टेड सेल है। तो इस सेल के पास भी अपना क्या है, जेनेटिक मटेरियल है यहाँ पर, ये इस तरीके से। तो जब इस सेल से आकर के ये इंटरफेरॉन जो होता है, केमिकल आकर के इस सेल के रिसेप्टर पे बाइंड कर जाता है, तो ये सेल एक अलग टाइप का प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। यहाँ पर ये अलग टाइप का एक प्रोटीन बनाता है, इसको बोलते हैं एंटीवायरल प्रोटीन, एंटीवायरल प्रोटीन। ये वायरस के अगेंस्ट प्रोटीन बनाना शुरू कर देता है। तो एंटीवायरल जब प्रोटीन बन जाती है इस सेल के अंदर, तो अब जब इन्फेक्ट अगर इसको करना चाहेगा तो ऑलरेडी ये तो इंटरवायरल प्रोटीन बना रखी है, तो ये ट्रांसलेशन को रोक देती है, वायरस के ट्रांसलेशन को रोकेगी। इनहिबिट ट्रांसलेशन ऑफ वायरल प्रोटीन, वायरल प्रोटीन। तो वायरस के प्रोटीन का ट्रांसलेशन ही जब रोक देती है तो वायरस इसमें कुछ कर नहीं सकता। तो इस तरीके से ये सेल नॉन इन्फेक्टेड रहती है, अपने आप को बचा लेती है। तो यानी कि अगर यहाँ पर अगर ये हम देखें कि वायरस से इन्फेक्टेड सेल है
तो वो सेल नॉन इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं उनको बचाने के लिए केमिकल रिलीज कर रही है इंटरफेरॉन, और वो केमिकल जाकर के जब बाइंड हो जाता तो जो नॉन इन्फेक्टेड सेल है वो किस स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनाने लगती है जिसको हम एंटीवायरल प्रोटीन कहते हैं। और वो एंटीवायरल प्रोटीन किसको इनहिबिट करेगी? वायरल प्रोटीन के ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देती है। तो इस तरीके से सेल इन्फेक्टेड होने से बच जाती है। तो इस तरीके से सिग्नलिंग मैकेनिज्म है जो एक सेल दूसरे सेल को सिग्नल देती है जिसके थ्रू वो नॉन इन्फेक्टेड रहती है, इन्फेक्शन से बच जाती है। यहाँ पर अगर बात की जाए तो जो इंटरफेरॉन है, अगर इन इंटरफेरॉन की हम बात करते हैं, इंटरफेरॉन की बात की जाए कि इंटरफेरॉन क्या है, तो इंटरफेरॉन ये जो है ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं, स्पीसीज स्पेसिफिक हैं, बट नॉट और वायरस स्पेसिफिक, वायरस स्पेसिफिक। तो ये स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं। मान लीजिए मेरे अगर इंटरफेरॉन है, अगर ह्यूमन बीइंग के इंटरफेरॉन है तो एक के इंटरफेरॉन दूसरे ह्यूमन में काम कर सकते हैं, लेकिन अगर इनको ह्यूमन स्पीसीज से निकाल करके आप किसी दूसरे एनिमल की स्पीसीज में अगर यूटिलाइज करें तो ये यूटिलाइज नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके से इंटरफेरॉन स्पीसीज स्पेसिफिक होते हैं बट नॉट और वायरस स्पेसिफिक, या वायरस स्पेसिफिक नहीं होते हैं। अगर इनके टाइप्स की बात की जाए कि इंटरफेरॉन के टाइप कितने होते हैं, टाइप्स ऑफ इंटरफेरॉन की अगर हम बात करते हैं कि कितने टाइप के इंटरफेरॉन होते हैं, तो यहाँ पर आप पाएंगे कि मेनली अगर देखा जाए तो 3 टाइप की इनकी वैरायटी होती है, जिसको एक को हम बोलते हैं अल्फा इंटरफेरॉन, एक को बोलेंगे बीटा इंटरफेरॉन, और एक को बोलते हैं गामा इंटरफेरॉन। तो ये 3 टाइप के इंटरफेरॉन होते हैं। सबसे ज़्यादा जो यूज होता है, कॉमनली यूज होता है, मोस्ट कॉमनली जिसको यूज किया जाता है, मोस्ट कॉमनली यूज्ड कौन सा है? वो अल्फा इंटरफेरॉन। अब इनको कहाँ पर हम यूज कर सकते हैं? बहुत सी ऐसी डिजीज हैं जिनको चेक किया जा सकता है, ठीक है, डिजीज एनालिसिस में यूज किया जा सकता है इनको, डिजीज को एनालाइज करने में। कौन कौन सी ऐसी डिजीज हैं जिनको एनालाइज किया जा सकता है? मॉडर्न टाइम में अगर देखा जाए एड्स है, कैंसर है, इन डिजीज में एक्सेट्रा बहुत सारी और भी डिजीज हैं, इन डिजीज में इनको हम क्या कर सकते हैं? यूटिलाइज इनको किया जा सकता है। इंटरफेरॉन जो नाम है वो इंटरफेयर वर्ड से बना है, इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब क्या होता है? किसी काम में दखलंदाजी दे देना, किसी को प्रिवेंट करना, किसी को रोक देना बीच में। तो किसको रोका जाता है? ट्रांसलेशन को रोक दिया जाता है। किसके ट्रांसलेशन को रोक दिया जाता है? वायरस के ट्रांसलेशन को रोक दिया जाता है। जो वायरस की जो ट्रांसलेशन मैकेनिज्म होता है उसी को प्रिवेंट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से क्या हो जाता है? ये प्रोटेक्शन हमको मिल जाता है, सेल नॉन इन्फेक्टेड रहती है। तो आज के लिए बस इतना ही टॉपिक था। तो आपने यहाँ तक पढ़ लिया। तो जो इन्नेट इम्यूनिटी है, इस टॉपिक को हमने वाइंड अप किया है। आई होप कि सभी लोगों को अच्छे से समझ में आएगा और इसको आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हम जल्दी अपना अपलोड करेंगे जो कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के रिगार्डिंग होगा, ठीक है। वंदे मातरम, जय हिंद।